सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग उत्तर प्रदेश के एक और फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फटाफट खबरों को। प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप अब बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 630 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 16,000 के पास जा पहुंची है। वहीं अभी तक इस बीमारी से करीब 500 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी। आगरा जिले के थाना मलपुरा क्षेत्र के न्यू दक्षिणी बाईपास गांव के पास बने ओवरब्रिज से दोपहर एक ट्रक नीचे गिर गया। गिरते ही ट्रक में आग लग गई, जिसे देखकर राहगीरों के होश उड़ गए। हादसे के बाद हाईवे के दोनों ओर वाहन रुक गए। हादसे में चालक की जलकर मौत हो गई। इसकी सूचना पाकर एसडीएम सदर व सीओ अछनेरा कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। दमकल विभाग के कर्मचारी जब तक आग पर काबू पाते तब तक चालक की मौत हो चुकी थी। अलीगढ़ के महावीरगंज में एक जेब कतरी को पकड़ लिया गया। इसके बाद लोगों ने जेब कतरी की पिटाई की। वहां मौजूद एक युवक ने जेब कतरी को बचाने का प्रयास किया तो भीड़ ने उसे भी धून दिया। हालांकि बाद में दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। अभी इस प्रकरण में पुलिस के पास कोई तहरीर नहीं दी गई है। अमेठी जिले के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद में एक बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए हैं। जौनपुर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र में सुबह एक युवक का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष विवेचना की मांग की है। मृतक मंगलवार रात से ही घर नहीं लौटा था। पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस अधिकारी भी अभी जांच का हवाला दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में एक माह में अब तक 32 हत्याएं हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस से निपटने के इंतजामों को लेकर टीम 11 के साथ बैठक की। बैठक के बाद योगी ने जून महीने के अंत तक प्रदेश में 1.5 लाख कोविड बेड का इंतजाम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 20 जून तक टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 20,000 टेस्टिंग प्रतिदिन करने का प्रयास करें। प्रदेश में अभी कोरोना वायरस के 10 से 15,000 टेस्ट रोज होते हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार की सटीक जानकारी के लिए रैंडम टेस्टिंग कराएं। ललितपुर जिले में खेत की जुताई करा रहे होमगार्ड को जहरीले सांप ने काट लिया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। झांसी जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 18 दिन पूर्व ही अनुकंपा पर नियुक्ति हुई थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू 27 दिन तक जेल में रहने के बाद बुधवार देर शाम को जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। जेल से बाहर निकलने के बाद गुरुवार को उन्होंने कहा कि भाजपा की गरीब विरोधी मानसिकता साफ हो गई है। मजदूरों की सेवा करने, उन्हें सुरक्षित लाने की पहल करने पर जेल भेजा जाता है। फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन भाजपा देश विरोधी, गरीब मजदूर विरोधी नीतियों और तानाशाही के दम पर हमारा सेवा कार्य नहीं रोक सकती। अधिक संक्रमण वाले 11 जिलों को लेकर हाल ही में तैनात किए गए नोडल अधिकारियों के फीडबैक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतोष जताया है। सीएम योगी ने उनसे कहा है कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर सरकार पूरी कार्रवाई करेगी। साथ ही अधिकारियों से कहा कि सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करते हुए लोगों को समझाएं कि कोरोना महामारी है, कोई कलंक नहीं है। जिस किसी को भी संक्रमण का संदेह हो वह सामने आकर जांच कराए। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस ने प्रतिबंधित संगठन अल-कायदा के एजेंट मोहम्मद इनामुल हक को बरेली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मूल रूप से हल्द्वानी उत्तराखंड निवासी इनामुल लंबे समय से बरेली में नाम बदलकर रह रहा था। बरेली में वह अबू मोहम्मद अल हिंदी के नाम से रह रहा था। अल-कायदा से जुड़ा इनामुल दूसरे युवकों को जिहाद के लिए उकसाने व आतंकी संगठन से जोड़ने की गतिविधियों में लिप्त था।
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के साथ ही प्रदेश में अब बीएड की प्रवेश परीक्षा और विश्वविद्यालयों की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने निर्देश दिया है कि बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जुलाई के किसी भी रविवार को आयोजित की जाएगी। जरूरत के अनुसार बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए दूसरे राज्यों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इस दिन कोई भी विश्वविद्यालय व कॉलेज अपने यहाँ परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाएं और सेमेस्टर परीक्षाएं भी 30 जून के बाद यानी जुलाई से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जरूरत के अनुसार सभी जिलों में विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि शारीरिक दूरी के नियमों का पालन आसानी से हो सके। योगी सरकार ने निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना संक्रमण की एकल चरण जांच के लिए अधिकतम फीस 2500 रुपए निर्धारित की है। मांगे जाने पर इन प्रयोगशालाओं को गुणवत्ता ऑडिट के लिए नमूने चिकित्सा महाविद्यालयों और रेफरल प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराना होगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां कार्यालयों में धूम्रपान तक निषेध कर दिया है और कार्यालयों में सुचारू रूप से कार्य करने की हिदायत दी है, बावजूद इसके सूबे के मुखिया के मंशा को दरकिनार कर कर्मचारी कार्यालय में अपनी मनमानी चलाने में आमादा है। ऐसा ही कुछ मामला रायबरेली जिला कलेक्ट्रेट में सामने आया है, जो पूरे जिले में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल कलेक्ट्रेट के नाजिर पवन श्रीवास्तव अपने कार्यालय में अपनी उम्र से बड़े चपरासी से पैर दबाते हुए कैमरे में कैद हो गए। जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने स्थित नजारत में तैनात नाजिर के पैर दबाने की चर्चा पूरे कलेक्ट्रेट में आम है। अक्सर विवादों में रहने वाले बाहुबली नेता व पूर्व सपा सांसद रमाकांत यादव के पुत्र और वर्तमान भाजपा विधायक अरुण कांत यादव पर लोगों की जमीन कब्जाने से लेकर अधिकारियों से बदतमीजी के कई मामले सामने आते रहते हैं। इनसे त्रस्त लोग स्थानीय प्रशासन से लेकर शासन और सीएम योगी आदित्यनाथ तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी हरकतों पर अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। यहां तक कि उनकी दबंगई और धमकियों से डरे विद्युत विभाग के कर्मचारी उनके क्षेत्र में काम करने नहीं जा रहे हैं। बावजूद इसके इन वजहों से राजस्व को क्षति पहुंच रही है। लोगों की जमीन कब्जाने में भी ये विधायक काफी आगे है। इनके द्वारा प्रताड़ित लोगों की फेहरिस्त में कुछ नाम और जुड़ गए हैं और ये नाम है आजमगढ़ जनपद के मकसूदिया निवासी त्रिलोकी यादव, कुशहा निवासी रियाज अहमद, ओरिल निवासी जियालाल केवट और डॉक्टर सुभाष यादव। प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया है, जबकि यह फैसला भारत चीन सीमा पर तनाव के चलते श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया है। यही नहीं, ट्रस्ट ने सीमा पर शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए परमात्मा से सभी वीर शहीदों को अपने निज धाम में निवास देने की प्रार्थना की है। साथ ही दुखी परिजनों को धैर्य व शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की है। मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी धाम को खोलने के लिए श्री विंध्य पंडा समाज व्यवस्थापिका समिति की बैठक में नामित 5 सदस्यीय टीम ने 48 घंटे के बाद अपनी कार्य योजना रिपोर्ट सौंप दी है। समिति के पदाधिकारियों की बैठक के बाद यह कार्य योजना डीएम को सौंपी जाएगी। उसके बाद मां विंध्यवासिनी मंदिर के कपाट खोलने पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 22 जून तक मां विंध्यवासिनी मंदिर के पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जा सकते हैं।